अपना एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है क्या है। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये जो है सोशल और इकोनॉमिक चेंज का एक पीरियड है जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक ह्यूमन ग्रुप को फ्रॉम एग्रीकल्चरल सोसाइटी से लेके इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैसे डेवलप हुई। हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो है क्या स्थिति थी और फिर हम देखेंगे कि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया तो उससे जो है इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पर। इसमें हम देखेंगे कि जो लाइफ है वर्कर का वो कैसे चेंज हो गया। फिर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड पर और इंडिया पर देखेंगे। हम देखेंगे कि जो कॉलोनीज है वो कैसे इंडस्ट्रियलाइज हुई। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने जो है 1900 में म्यूजिक की एक बुक जो है पब्लिश की थी जिसकी कवर पेज पर जो है एक फोटो में डॉन ऑफ द सेंचुरी मतलब कि नई सदी के उदय का जो है ऐलान किया था। जैसा कि आप जो है इस फिगर में देख सकते हैं, पिक्चर के सेंटर में जो है एक देवी जैसी तस्वीर है। ये देवी हाथ में जो है न्यू सेंचुरी की फ्लैग लिए प्रोग्रेस की एंजल मतलब कि फरिश्ता दिखाई देती है। उसका एक पैर जो है वो पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है और ये जो पहिया है ये टाइम को सिंबलाइज कर रहा है। उसकी उड़ान जो है वो फ्यूचर की ओर है और उसके पीछे जो है प्रोग्रेस के साइन जो है फ्लोट कर रहे हैं जैसे कि रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्री। तो इस फिगर में जो है हम मशीन और टेक्नोलॉजी का जो ग्लोरिफिकेशन है उसको साफ देख सकते हैं। इस मशीन और टेक्नोलॉजी के ग्लोरिफिकेशन को और अच्छे से देखने के लिए इस फिगर को देखिए। ये पिक्चर जो है एक ट्रेड मैगजीन के पन्नों पर लगभग 100 साल पहले छपी थी। इस पिक्चर में जो है दो मैजिशियन दिखाए गए हैं मतलब कि दो जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में जो है ओरिएंट इलाके का अलादीन है जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़ कर एक ब्यूटीफुल पैलेस मतलब कि महल का जो है निर्माण कर दिया है। और इसमें जो है नीचे एक मॉडर्न मैकेनिक है जो अपने मॉडर्न टूल से जो है एक नया तरह का जादू रच रहा है और वो नया जादू है ब्रिजेज, शिप्स, टावर्स और हाई राइज बिल्डिंग को बनाना मतलब कि पुल, पानी के जहाज, मीनार और बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंग। तो इस पिक्चर के जरिए जो है ये दिखाया गया है कि जो अलादीन है वो ईस्ट और पास्ट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है और जो मैकेनिक है वो वेस्ट और मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हमने इमेजेस देखे ये जो है मॉडर्न वर्ल्ड की विजय गाथा कहती हैं। इस अकाउंट में जो है मॉडर्न वर्ल्ड को रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज और इनोवेशंस, मशीन और फैक्ट्रीज, रेलवेज और स्टीमशिप इन सब की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हिस्ट्री है वह डेवलपमेंट की स्टोरी के रूप में सामने आता है और मॉडर्न एज जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के वंडरफुल टाइम के रूप में अपीयर होता है। अब जो है ये इमेजेज और एसोसिएशन जो है हमारे पॉपुलर इमेजिनेशन का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या आप भी जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है प्रोग्रेस और मॉडर्निटी का टाइम के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो रेलवे और फैक्ट्रीज का स्प्रेड हुआ है, हाई बिल्डिंग और ब्रिजेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये सब जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट का प्रतीक है? ये सब समझने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इमेजेस हैं ये कैसे डेवलप हुई और इन आइडियाज से जो है हमारा क्या संबंध है। इन क्वेश्चन के साथ साथ और भी कितने तरह के क्वेश्चन दिमाग में आते हैं जैसे कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमेशा रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर बेस्ड होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन जो बढ़ते मशीनीकरण है मतलब कि मैकेनाइजेशन है उसका गुणगान कर सकते हैं? और लास्ट क्वेश्चन जो है ये दिमाग में आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो है लोगों की जिंदगी में क्या असर पड़ा।
तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में जो है हम यही हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम सबसे पहले जो है दुनिया का पहला जो इंडस्ट्रियल नेशन था ब्रिटेन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टडी करेंगे, जहाँ इंडस्ट्रियल चेंज का जो पैटर्न है वह कॉलोनियल रूल से तय हो रहा था। तो चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले क्या चल रहा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है अक्सर हम फैक्ट्री इंडस्ट्री के ग्रोथ के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसे जो है फैक्ट्री प्रोडक्शन से ही जोड़कर देखते हैं। और इसके साथ साथ जब भी हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं तो हमारा मतलब जो है फैक्ट्री वर्कर से होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो अक्सर फर्स्ट फैक्ट्री की स्थापना के साथ ही शुरू होती है। पर इस सोच में जो है एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली में इंग्लैंड और यूरोप में जो है फैक्ट्रियों के शुरू होने से पहले ही इंटरनेशनल मार्केट के लिए लार्ज स्केल पर जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा था। और ये जो प्रोडक्शन था वो फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे हिस्टोरियन जो है इस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। तो इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है हम सिर्फ ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री के रूप में नहीं देख सकते। तो आगे बढ़ते हैं। 17th और 18th सेंचुरी में जो है यूरोपियन सिटी के जो मर्चेंट थे वो गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे जो है पीजेंट्स और आर्टिसंस को जो है पैसे देते थे, मतलब कि किसानों और कारीगरों को जो है पैसा देते थे और उनसे जो है इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करवाते थे। उस समय वर्ल्ड ट्रेड के एक्सपेंशन और दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो है कॉलोनीज की स्थापना के कारण जो है चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को जो है पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया जा सकता था। और इसकी वजह ये थी कि अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स जो हैं वे काफी पावरफुल थे। ये जो गिल्ड्स हैं ये प्रोड्यूसर के एसोसिएशंस होते हैं जो क्राफ्ट्स पीपल को ट्रेनिंग देते हैं, ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, कंपटीशन और प्राइस को रेगुलेट करते हैं और ट्रेड में जो है नए लोगों के एंट्री को रोकते थे। रूलर्स ने भी जो है इन गिल्ड्स को मोनोपोली दे दिया था, मतलब कि इन्हीं को सिर्फ अधिकार दिया था कि ये जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। फलस्वरूप जो नए मर्चेंट्स थे वे शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे जो हैं गांव की तरफ जाने लगे। गांव में पुअर पीजेंट्स और आर्टिसंस जो हैं वो काम करने लगे मर्चेंट्स के लिए। जैसा कि आपने जो है पिछले साल के टेक्स्ट बुक में देखा है, यह एक ऐसा समय था जब ओपन फील्ड जो है खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स, मतलब कि ऐसा जमीन जो सबका हो, उसको जो है इनक्लोज किया जा रहा था। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए कॉमन लैंड से फायरवुड, बेर्रीज, वेजिटेबल्स, हे और स्ट्रॉ, मतलब जलावन की लकड़ी, बेरिया, सब्जी, भूसा और चारा, इन सब पर डिपेंड होकर काम चलाने वाले कॉटेज और पुअर पीजेंट्स सोर्स ऑफ इनकम के लिए अब नया अल्टरनेटिव देखने लगे थे। बहुतों के पास जो है छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनसे जो है घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब मर्चेंट्स जो हैं वहां आए और उन्होंने जो है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एडवांस को जो है ऑफर किया, तो किसान जो है फौरन मान गए, क्योंकि मर्चेंट्स के लिए काम करते हुए वे जो है गांवों में रहते हुए अपने छोटे मोटे जो खेत थे उनके वे भी संभाल सकते थे। इस प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इनकम ने जो है खेती के कारण जो उनका आमदनी घट रहा था उसको सहारा दिया और इसके साथ साथ अब उन्हें जो है पूरे परिवार का जो लेबर रिसोर्स था उसके इस्तेमाल का भी मौका मिल गया। तो इस सिस्टम से जो है शहरों और गांवों के बीच जो है एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गया। जो मर्चेंट्स थे वे रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए जो काम है वो ज्यादातर गांव में चलता था। ये जो हैं वो इंग्लैंड के स्टेपलर से ऊल खरीदते थे
स्टेपलर जो है वो एक ऐसा आदमी था जो ऊल को जो है स्टेपल करता था फाइबर के अनुसार, मतलब कि छांटता था फाइबर के अनुसार, और इसे खरीदने के बाद जो है वह स्पिनर के पास उसे पहुंचा देता था। इसके बाद जो उसे थ्रेड मिलता था उसे जो है वे वीवर्स, फुलर्स और डायर्स के पास ले जाते थे। वीवर तो आप जानते ही होंगे कि ऐसा एक आदमी होता है जो फैब्रिक को बुनता है। अगर फुलर की बात करें तो वो जो है एक ऐसा आदमी है जो कपड़े को फोल्ड करता है, और डायर्स जो है उसमें कलर देता है। ये सब होने के बाद जो है लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, जिसके बाद एक्सपोर्ट मर्चेंट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में इसे बेच देते हैं। इसलिए लंदन को तो जो है फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाने लगा। तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था ये कॉमर्शियल एक्सचेंज के नेटवर्क का एक हिस्सा था, और इस पर जो कंट्रोल था वो मर्चेंट्स का था। वहीं जो गुड्स प्रोड्यूस होती थी वो फैक्ट्री की बजाय घरों में होता था, और प्रोडक्शन के प्रत्येक स्टेज में जो हर एक मर्चेंट था वो 20 से 25 मजदूरों को काम करवाता था। इसका मतलब ये था कि कपड़ों के जो मर्चेंट्स थे उनके पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। तो इस तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले काम होता था। अब हम बात करेंगे द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री। तो चलिए देखते हैं कि फैक्ट्री के आने से क्या हुआ। तो इंग्लैंड में जो है सबसे पहले 1730 के दशक में फैक्ट्री जो है खुले, लेकिन उनका जो नंबर था उसमें तेजी से इजाफा जो है 18वीं सेंचुरी के आखिर में ही हुआ, और कॉटन जो है इस नए युग का पहला जो है सिंबल था। 19वीं सेंचुरी के आखिर में कॉटन के प्रोडक्शन में जो है भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन जो है अपने कॉटन इंडस्ट्री की जरूरत को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड रॉ मटेरियल का जो है इंपोर्ट करता था। 1787 में जो है यह इंपोर्ट बढ़कर 220 लाख पाउंड जो है पहुंच गया, मतलब 22 मिलियन पाउंड्स तक पहुंच गया। यह जो बढ़ोतरी है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। चलिए आइए देखें कि यह बदलाव जो है कौन से थे। तो 18वीं सेंचुरी में कई ऐसे इन्वेंशन हुए, मतलब कि आविष्कार हुए, जिन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस जैसे कि कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, इन सब के प्रत्येक स्टेप की जो इफिशिएंसी है उसको बढ़ा दी। अगर हम कार्डिंग की बात करें तो यह जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉटन या ऊल को जो है स्पिनिंग से पहले तैयार किया जाता है। तो इन इन्वेंशन ने जो है पर वर्कर जो आउटपुट था उसको बढ़ा दिया, और अब जो है प्रोडक्शन ज्यादा होने लगी, और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थ्रेड और यार्न का जो है प्रोडक्शन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने जो है कॉटन मिल की रूपरेखा जो है सामने रखी। अभी तक जो है क्लॉथ प्रोडक्शन पूरे गांव में ही फैला हुआ था। यह काम जो है लोग अपने अपने घर में ही करते थे, लेकिन अब जो है महंगी नई मशीनें जो है खरीद कर उन्हें मिल में लगाया जा सकता था। मिल में जो है अब सारे प्रोसेस एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। इसके चलते अब जो है प्रोडक्शन प्रोसेस पर निगरानी रखना, क्वालिटी का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना जो है संभव हो गया था। पहले जो है जब तक प्रोडक्शन गांव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। तो इस तरह जो है 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में फैक्ट्रीज जो है वो इंग्लिश लैंडस्केप का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए थे। ये जो नए मिल थे वो इतने बड़े थे और जो न्यू टेक्नोलॉजी थी वो इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की जो आंखें हैं वो चौंधिया जाती थी, मतलब कि उसे चकित कर देती थी। लोगों का जो ध्यान है वो मिलों पर ही टिका रह जाता था। वे जो है इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी गलियों और वर्कशॉप में जो है अभी भी प्रोडक्शन चालू है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो न्यू मिल्स और फैक्ट्रीज थे इन्होंने लोगों की जिंदगी लगभग बदल दी थी। अब हम देखेंगे द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। तो चलिए इंडस्ट्रियल चेंज की रफ्तार को देखें।
तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस है वो कितनी तेज थी और क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जो है वो सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्री का ग्रोथ ही है। चलिए इसको देखते हैं। तो पहली बात यह है कि जो सबसे डायनेमिक इंडस्ट्री था ब्रिटेन में वो था कॉटन और मेटल्स का। तेजी से बढ़ता हुआ कॉटन इंडस्ट्री 1840 के दशक तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पहला फेज था उसका लीडिंग सेक्टर बन चुका था। इसके बाद जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है आगे निकल गए। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके कॉलोनीज में जो है रेलवे का विस्तार होने लगा था, जिसके फलस्वरूप आयरन एंड स्टील की जो जरूरत है वो तेजी से बढ़ी और 1873 तक ब्रिटेन के आयरन एंड स्टील का जो एक्सपोर्ट है उसका जो वर्थ है वह 77 मिलियन पाउंड जो है हो गया था, जो कि कॉटन एक्सपोर्ट के मुकाबले जो है दोगुनी थी, मतलब उसके वैल्यू के डबल थी। तो ये तो हमने इंडस्ट्रियल चेंज के पहले पहलू को देखा। अब चलिए दूसरे इफेक्ट को देखते हैं। तो जो नए इंडस्ट्रीज थे वे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को जो है इतनी आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर सकते थे और इसका अंदाजा जो है इस बात से लगाया जा सकता है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है टोटल वर्कफोर्स का 20% से कम लोग ही काम करते थे। इसको समझने के लिए हम टेक्सटाइल का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे टेक्सटाइल जो है वो एक डायनेमिक सेक्टर है, लेकिन इसके आउटपुट का एक लार्ज पोर्शन जो है वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि फैक्ट्री के बाहर डोमेस्टिक यूनिट में होता है। तो ये तो हमने इंडस्ट्रियल चेंज के दूसरे पहलू को देखा। अब हम तीसरे पहलू को देखेंगे। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में जो पेस ऑफ चेंज है वो जो है स्टीम पावर्ड कॉटन या मेटल इंडस्ट्री से जो है सेट नहीं हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ ये रुका हुआ भी नहीं था। बहुत सारे नॉन मैकेनिकल सेक्टर्स जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स, इन सब में जो ग्रोथ हो रही थी वो मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे इनोवेशन मतलब कि आविष्कारों का ही परिणाम था। तो ये तो हमने तीसरे इफेक्ट को देखा। अब हम चौथे इफेक्ट की बात करेंगे। तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हुए वो काफ़ी धीरे धीरे हुए। इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पर जो है ये बदलाव ड्रामेटिकली तरीके से नहीं फैले। न्यू टेक्नोलॉजी जो थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, मतलब कि काफ़ी महंगी थी और मर्चेंट्स और इंडस्ट्रीज जो हैं वे काफ़ी कॉशियस थे इसको यूज करने के मामले में। मतलब उनके इस्तेमाल के सवाल पर जो है वे फूक फूक कर कदम बढ़ाते थे, क्योंकि मशीनें जो हैं वो अक्सर खराब हो जाती थी और उनका जो रिपेयर है उसमें काफ़ी खर्चा आता था। ये मशीनें जो है इतनी भी अच्छी नहीं थी जितना कि इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दावा करते थे। इस बात को समझने के लिए आइए स्टीम इंजन का एग्जाम्पल ले। जेम्स वाट ने जो है न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए स्टीम इंजन में सुधार किए और 1781 में जो है नए इंजन का पेटेंट करा लिया। पेटेंट कराने का मतलब होता है कि सोल राइट लेना उसके मेकिंग और सेलिंग का फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो पेटेंट करवाने के बाद उसके इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन ने जो है इस न्यू मॉडल का मैन्युफैक्चर किया, पर कई सालों तक जो है उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक जो है पूरे इंग्लैंड में स्टीम इंजन जो है सिर्फ 321 थी। इनमें से जो है 80 कॉटन इंडस्ट्री में, 9 जो थी वो वूल इंडस्ट्री में और बाकी की जो थी वो माइनिंग, कैनल वर्क और आयरन वर्क में इस्तेमाल हो रही थी। और किसी इंडस्ट्री में जो है स्टीम इंजन का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तक कि सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी जो कि लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है काफ़ी बढ़ा सकती थी उसको भी अपनाने में जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ही हिचकिचा रहे थे। इसलिए हिस्टोरियन जो है इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सेंचुरी के मिड का जो वर्कर है वह मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन और लेबर ही होता था।
तो ये तो हमने इंडस्ट्रियल चेंज के पेस को देखा। अब हमारा अगला टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो विक्टोरिया ब्रिटेन में जो है ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग जो हैं कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। जैसा कि आप जो है आगे जानेंगे कि जब प्लेंटी ऑफ लेबर हो जाते हैं तो वेजेज जो हैं वो गिर जाते हैं। इसलिए इंडस्ट्रीज को जो है लेबर शॉर्टेज या हाई वेज कॉस्ट का जो है कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्हें जो है ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर जो है बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला हो। उधर बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जो है जो डिमांड था लेबर का वो काफी सीजनल था, यानी मौसम के आधार पर जो है घटती बढ़ती रहती थी। गैस वर्क और शराब खानों में जो है कोल्ड मंथ के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान जो है उन्हें ज्यादा वर्कर की जरूरत होती थी। इसके अलावा क्रिसमस के समय जो है बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स को भी जो है दिसंबर के पहले एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत पड़ती रहती थी। अगर हम वाटर फ्रंट पर बात करें तो जहाजों की मरम्मत और साफ सफाई, इसके अलावा सजावट का जो काम है वो भी विंटर में ही किया जाता था। इस तरह जिन इंडस्ट्रीज में जो है मौसम के अनुसार प्रोडक्शन जो है घटता बढ़ता रहता था, वहां इंडस्ट्रीज जो है मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। इन सब के अलावा एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऐसे भी थे जिन्हें हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से तो केवल एक जैसे स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स जो हैं वही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में जो है अक्सर बारीक डिजाइन और स्पेसिफिक शेप वाले चीजों की ही काफी मांग रहती थी। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो ब्रिटेन में 19th सेंचुरी के मिड में जो है 500 वैरायटी के हैमर मतलब कि हथौड़े और 45 तरह की एक्सेस मतलब कि कुल्हाड़ियां जो है बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि ह्यूमन स्किल की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया ब्रिटेन में जो है अपर क्लास के लोग जैसे कि एरिस्टोक्रेट और बर्जुआजी जो कि पूंजीपति होते थे, वे जो हैं हाथों से बनी चीजों को ही प्रेफर करते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हैं वे रिफाइनमेंट मतलब कि प्यूरिटी और क्लास को जो है सिंबलाइज करती थी। उनकी जो फिनिशिंग थी वो काफ़ी अच्छी होती थी और उनको जो है एक एक करके बनाया जाता था और उनका जो डिज़ाइन था वो भी काफ़ी अच्छा होता था। वहीं जो मशीन मेड गुड्स होती थी उनको जो है कॉलोनीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो हम देख सकते हैं कि जहां लेबर की कमी नहीं थी वहां मशीन को रखने के लिए वे लोग ज़्यादा उत्साहित नहीं थे, लेकिन जिन देशों में जो है लेबर शॉर्टेज थी वहां के इंडस्ट्रीज जो हैं मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि वहां जो है कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे जो है अपना काम चला सके। यह स्थिति जो है 19th सेंचुरी के अमेरिका में देखी जा सकती थी, लेकिन ब्रिटेन में जो है ह्यूमन हैंड्स की कोई कमी नहीं थी। तो ये तो हमने देखा कि कहाँ मजदूरों की जरूरत थी और कहाँ नहीं थी। अब हम बात करेंगे लाइफ ऑफ द वर्कर्स। तो चलिए मजदूरों की जिंदगी के बारे में जानें। तो बाजारों में जो है बहुत ज़्यादा लेबर होने के कारण जो लाइफ थी वर्कर की वो काफ़ी प्रभावित हुई। जैसे ही नौकरियों की जो खबर है वो गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वे शहरों की तरफ चल पड़े। पर नौकरी मिलने की जो संभावना थी वे फ्रेंडशिप और जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी फैक्ट्री में किसी का रिश्तेदार या दोस्त जो है लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना जो है ज़्यादा रहती थी, लेकिन सबके पास जो है ऐसे सोशल कनेक्शन नहीं थे। इसलिए जॉब चाहने वाले बहुत सारे लोगों को जो है हफ्तों इंतजार करना पड़ता था और वे जो हैं ब्रिजेज और नाइट शेल्टर्स में रातें काटते थे। कुछ बेरोजगार जो है नाइट रिफ्यूजी में रहते थे जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा सेटअप किया गया था। वहीं दूसरे जो हैं पुअर लॉ अथॉरिटीज द्वारा चलाए जा रहे कैजुअल वार्ड्स में रुकते थे। अक्सर जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में
मौसम के हिसाब से काम की वजह से जो इंडिविजुअल थे उनको बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। यही कारण है कि सीजन गुजर जाने के बाद जो है गरीब दोबारा जो है सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जो हैं विंटर के बाद गांव में चले जाते थे, जहां जो है इस समय काम निकलने लगता था। लेकिन ज़्यादातर जो है शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो कि 19वीं सेंचुरी के मिड तक भी आसान काम नहीं था। वहीं 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में वेजेज में जो है कुछ सुधार आया, लेकिन इससे जो है मजदूरों की हालात में कुछ अच्छा होने का पता नहीं चलता है। एवरेज फिगर से जो है अलग अलग ट्रेड के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल जो होने वाले उतार चढ़ाव थे वे छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे जो है नेपोलियनिक वार के दौरान कीमतें जो हैं तेजी से आगे बढ़ी, तो वर्कर्स की वेजेज के जो रियल वैल्यू थे उसमें भारी कमी आ गई। अब जो है उन्हें वेजेस तो पहले जितना ही मिलता था, लेकिन उससे जो है पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकते थे। वैसे जो इनकम थी वर्कर्स की वो जो है सिर्फ वेज रेट पर ही निर्भर नहीं होती थी। एम्प्लॉयमेंट की जो पीरियड थी वो भी इम्पोर्टेंट थी। मजदूरों की जो एवरेज डेली इनकम है वो इस बात से तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। वहीं 19वीं सेंचुरी के मिड में सबसे अच्छे हालात में भी जो है 10% जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो काफी गरीब थी। और इकोनॉमिक मंदी के समय में, जैसे कि 1830 के दशक में आई जो आर्थिक मंदी थी, वैसी स्थिति में जो है बेरोजगारों की जो संख्या है वो डिफरेंट रीजन्स में 35 से 75% तक पहुंच जाती थी। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की आशंका के कारण वर्कर्स जो हैं न्यू टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से चिढ़ते थे। यही कारण है कि जब स्पिनिंग जेनी जो है उलेन इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस की गई, तो जो औरतें जो है हैंड स्पिनिंग पर सरवाइव करती थी वे जो हैं इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। स्पिनिंग जेनी जो है वह जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई। इस मशीन ने जो है स्पिनिंग की जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी तेजी कर दी और लेबर की जो डिमांड है उसको कम कर दिया। इसमें जो है एक ही पहिया घुमाने वाला एक वर्कर जो है बहुत सारे स्पिंडल्स को घुमा देता था और एक साथ जो है कई धागे बनने लगते थे। तो जेनी के इस्तेमाल पर जो है यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। वहीं दूसरी तरफ 1840 के दशक के बाद शहरों में जो है बिल्डिंग एक्टिविटीज तेजी से आगे बढ़ी, जिससे लोगों के लिए जो है नए रोजगार पैदा हुए। इधर सड़कों को जो है चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों को जो है विस्तार किया गया, सुरंगें जो हैं बनाई गई, ड्रेनेज और सीवर सिस्टम जो है बिछाई गई और नदियों पर जो है बांध बनाए गए। वहीं अगर हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ काम करने वालों की जो संख्या है वह 1840 के दशक में डबल हो गई और अगले 30 सालों में जो है एक बार फिर से जो है डबल हो गई। तो हम देख सकते हैं कि इधर जो है बेरोजगारी की कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। तो अब हम कॉलोनीज में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखेंगे। आइए अब भारत पर नजर डालें और देखें कि एक कॉलोनी जो है कैसे इंडस्ट्रियलाइज होती है। यहाँ पर भी हम जो है सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को ही नहीं देखेंगे बल्कि नॉन मैकेनाइज सेक्टर को भी देखेंगे। हमारा जो डिस्कशन होगा वह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तक ही सीमित होगा, मतलब कि लिमिटेड होगा। तो अब हम बात करेंगे द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। तो अब हम भारतीय कपड़े के युग के बारे में बात करेंगे। तो मशीन इंडस्ट्रीज के एज से पहले इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट में भारत के सिल्क और कॉटन गुड्स का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में जो है मोटा कॉटन पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला जो कॉटन था वो काफी फाइनर वेराइटीज की थी। अर्मेनियन और पर्शियन मर्चेंट्स जो हैं वो पंजाब से अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्सिया और सेंट्रल एशिया
के रास्ते यहाँ की चीजें जो है लेकर जाते थे। यहाँ के बने फाइन टेक्सटाइल जो है वो ऊंटों की पीठ पर लादकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से माउंटेन पासेस और डिजर्ट के पार ले जाते थे। मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट से जो है फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। सूरत जो कि गुजरात कोस्ट पर स्थित था, वह इंडिया को जो है गल्फ और रेड सी पोर्ट से कनेक्ट करता था। इसके अलावा कोरोमंडल कोस्ट पर मसूलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट के साथ खूब व्यापार चलता था। एक्सपोर्ट ट्रेड के इस नेटवर्क में बहुत सारे जो भारतीय मर्चेंट्स और बैंकर्स जो हैं इन्वॉल्व थे। वे जो हैं प्रोडक्शन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे और एक्सपोर्ट को पहुंचाते थे। वहीं सप्लाई मर्चेंट्स के जरिए पोर्ट टाउन जो है वो देश के भीतरी इलाकों में जुड़े हुए थे। ये मर्चेंट्स जो हैं वो वीवर्स को एडवांस देते थे। उनका तैयार जो कपड़ा है उसे खरीदते थे और फिर उसे पोर्ट तक पहुंचाते थे। इसके बाद पोर्ट पर जो है बड़े जहाज मालिक और एक्सपोर्ट मर्चेंट के जो दलाल थे वे कीमत पर मोल भाव करते थे और फिर जो है सप्लाई मर्चेंट से माल खरीद लेते थे। आगे जाके 1750 के दशक तक जो भारतीय मर्चेंट्स थे उनके कंट्रोल वाला जो नेटवर्क था वो टूटने लगा था, क्योंकि जो यूरोपियन कंपनीज थी उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले तो उन्होंने लोकल कोर्ट से कई तरह की कंसेशन हासिल की और उसके बाद जो है उन्होंने ट्रेड पर मोनोपोली राइट जो है वो प्राप्त कर लिया। इससे जो है सूरत और हुगली दोनों ही पोर्ट जो हैं वो कमजोर पड़ गए। इस पोर्ट से होने वाले एक्सपोर्ट में जो है नाटकीय ढंग से कमी आई। पहले जो है जिस कर्जे से व्यापार चलता था वो खत्म होने लगा और धीरे धीरे जो लोकल बैंकर थे वे दिवालिया हो गए। 17वीं सेंचुरी के आखिरी सालों में सूरत पोर्ट से जो है होने वाला जो ट्रेड है उसका ग्रॉस वैल्यू 1.6 करोड़ रुपए था, मतलब कि लगभग 60 मिलियन रुपीस था। और आगे जाकर 1740 के दशक तक जो है यह गिरकर केवल 30 लाख मतलब कि 3 मिलियन रुपए रह गया था। तो वहीं एक तरफ जो है सूरत और हुगली जो है कमजोर पड़ रहे थे, वहीं बम्बई और कलकत्ता की स्थिति जो है वो सुधर रही थी। यह जो पुरानी पोर्ट की जगह नई पोर्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, ये जो है कॉलोनियल पावर की ताकत को दिखा रही थी। अब जो है न्यू पोर्ट के जरिए होने वाला जो ट्रेड था वो यूरोपियन कंपनीज के कंट्रोल में था और यह जो है यूरोपियन शिप्स के जरिए ही होता था। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे पुराने जो ट्रेडिंग हाउस थे वो कोलैप्स कर गए और जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के कंट्रोल वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो चलिए अब देखें कि इन बदलावों ने जो है वीवर्स और अदर आर्टिसंस की जिंदगी को किस तरह से प्रभावित किया। तो अब हम बात करेंगे व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, मतलब कि बुनकरों का क्या हुआ। तो 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावर कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई, उससे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट था भारत का उसमें गिरावट नहीं आई, क्योंकि ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री जो है अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में जो है इंडियन फाइन टेक्सटाइल की भारी मांग थी। इसलिए कंपनी भी जो है भारत से होने वाले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को ही फैलाना चाहती थी। 1760 और 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में पॉलिटिकल पावर स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक्सपोर्ट करने के लिए लगातार सप्लाई जो है वो आसानी से नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वोवेन क्लॉथ मतलब कि बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रेंच, डच और पुर्तगीज के साथ साथ जो वहाँ के लोकल ट्रेडर्स थे ये सभी जो है मार्केट में compete करते थे। इतनी कंपटीशन होने के कारण वीवर और सप्लाई मर्चेंट जो है वो आसानी से बार्गेन कर सकते थे, मतलब कि मोल भाव कर सकते थे और अपना जो प्रोड्यूस था उसको सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। और इसका अंदाजा जो है हम इस बात से लगा सकते हैं कि
लंदन भेजे गए अपने लेटर्स में जो है कंपनी के ऑफिशियल्स ने सप्लाई में डिफिकल्टी और हाई प्राइसेस का जो है बार बार जिक्र किया है। हालांकि एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल पावर जो है स्थापित हो जाने के बाद कंपनी जो है ट्रेड पर अपने मोनोपोली का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप इसने जो है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम जो है डेवलप किया जो कंपटीशन को जो है खत्म कर सके, कॉस्ट को जो है कंट्रोल कर सके और जो रेगुलर सप्लाई है कॉटन और सिल्क गुड्स का उसको इंश्योर कर सके। और यह जो काम था इसको इसने बहुत सारे स्टेप्स के जरिए किया। तो चलिए देखें कि फर्स्ट स्टेप में क्या किया। तो कंपनी ने जो है क्लॉथ ट्रेड से कनेक्टेड जो ट्रेडर और ब्रोकर थे उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की, मतलब कि खत्म करने की कोशिश की। और इसके साथ साथ वीवर पर जो है ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की। इसके लिए कंपनी ने जो है एक पेड सर्वेंट जिसे गोमास्ता कहते थे उसको अपॉइंट किया ताकि वह जो है वीवर्स पर नज़र रख सके, सप्लाई को कलेक्ट कर सके और क्वालिटी ऑफ क्लॉथ को जो है एग्जामिन कर सके। तो ये तो हमने देखा कि पहले स्टेप में उसने क्या किया। अब हम देखेंगे कि दूसरा स्टेप उसने क्या लिया। तो जो वीवर्स जो है कंपनी को माल बेचते थे उनको दूसरे बायर के साथ कारोबार करने पर जो है पाबंदी लगा दी गई। एक तरीका तो जो है इसको करने के लिए ये था कि इसके लिए जो है उन्हें एडवांस दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर जो है मिलने पर वीवर्स को जो है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लोन दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें जो है अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। उसे जो है अब वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। आगे जाके जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और फाइन टेक्सटाइल की मांग बढ़ने लगी, ज़्यादा कमाई की आस में जो वीवर हैं वो एडवांसेस जो है स्वीकार करने लगे। इसके अलावा बहुत सारे वीवर्स के पास जो है ज़मीन के छोटे छोटे प्लॉट थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा कर लेते थे। लेकिन अब जो है ज़्यादा ऑर्डर लेने के कारण वे जो है इस ज़मीन को भाड़े पर दे के पूरा समय जो है अब वीविंग ही करने लगे और इसके साथ साथ अब पूरा परिवार जो है यही काम करने लगा। बच्चे हों या औरतें सभी जो हैं कुछ न कुछ काम करते थे। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे वीविंग विलेज में जो है वीवर्स और गोमास्ता के बीच जो है टकराव की खबर आने लगी। इससे पहले सप्लाई मर्चेंट जो है वो अक्सर वीविंग विलेज में ही रहते थे और उनका जो है एक क्लोज रिलेशनशिप था वीवर्स के साथ। वे जो है वीवर्स की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय जो है उनकी मदद भी करते थे। लेकिन अब जो नया सिस्टम था उसका जो गोमास्ता था वो बाहर के लोग थे, उनका विलेज के साथ जो है कोई लॉन्ग टर्म सोशल लिंक नहीं था। वे अक्सर जो है एरोगेंटली बिहेव करते थे, मतलब कि गुस्सा करते थे। सिपोए और प्यून्स को लेकर आते थे और सप्लाई समय पर पूरा न होने की स्थिति में वीवर्स को जो है सजा देते थे और सजा के तौर पर जो है वीवर्स को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े जो हैं बरसाए जाते थे। अब तो स्थिति ये थी कि अब जो है वीवर्स ना तो प्राइस पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी और को अपना माल बेच सकते थे। उन्हें जो कंपनी से कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी, पर वे जो हैं कर्जे की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। ये सब देखते हुए कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर जो वीवर्स हैं वे गांव छोड़कर चले गए। वे जो हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में लूम्स लगा लेते थे। वहीं कई स्थानों पर जो है कंपनी और उसके ऑफिशियल्स का विरोध करते हुए गांव के ट्रेडर के साथ मिलकर वीवर्स ने जो है बगावत कर दी और कुछ समय बाद जो है बहुत सारे वीवर्स कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। इसके बाद उन्होंने जो है वर्कशॉप को बंद कर दिया और खेतों में मजदूरी करने लगे। लेकिन 19वीं सेंचुरी आते आते कॉटन वीवर के सामने जो है नई समस्या पैदा हो गई। चलिए जानते हैं कैसे। तो हमारा अगला टॉपिक है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, मतलब भारत में मैनचेस्टर का आना। तो 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल
हेनरी पुतलो ने कहा कि भारतीय कपड़े की जो मांग है वो कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता, मतलब इतने अच्छे क्वालिटी का गुड्स जो है नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में जो भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट था उसमें गिरावट आने लगी, जो कि लंबे समय तक जारी रही। और इसका अंदाजा जो है इस बात से लगाया जा सकता है कि जो 1811-12 में इंडियन एक्सपोर्ट में पीस गुड का हिस्सा 33% था, वह 1850-51 आते आते 3% से ज़्यादा नहीं बचा था। तो ऐसा क्यों हुआ और इसका प्रभाव क्या था, चलिए देखते हैं। तो जब इंग्लैंड में जो है कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुआ, तो वहाँ के जो इंडस्ट्रियल ग्रुप थे वे दूसरे देशों से आने वाले इंपोर्ट को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वे जो है इंपोर्टेड कपड़े पर इंपोर्ट ड्यूटी वसूल करें, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े कंपटीशन के बिना इंग्लैंड में जो है आराम से बिक सके। इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वे जो हैं ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। और इसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में जो ब्रिटिश कॉटन गुड्स का एक्सपोर्ट था उसमें नाटकीय ढंग से बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी तरफ 18वीं सेंचुरी के आखिर में भारत में जो पीस गुड्स का इंपोर्ट था वो न के बराबर था। लेकिन 1850 तक आते आते जो कॉटन पीस गुड्स का हिस्सा था वो इंडियन इंपोर्ट में 31% तक हो चुका था। और आगे जाके 1870 तक तो यह आंकड़ा जो है वो 50% से भी ऊपर चला गया। इस प्रकार भारत में जो है कॉटन वीवर के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। उनका एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो कोलैप्स कर रहा था और जो लोकल मार्केट था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि लोकल मार्केट में जो है मैनचेस्टर के इंपोर्टेड गुड्स की भरमार थी। लो कॉस्ट पर मशीनों से बनने वाली जो इंपोर्टेड कॉटन गुड्स थी वो इतने सस्ते थे कि वीवर जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और यही कारण है कि 1850 के दशक तक देश के ज़्यादातर जो वीवर्स के इलाके थे उसमें गिरावट और मायूसी के ही स्टोरीज की भरमार थी। तो इधर जो है ये सब प्रॉब्लम चल ही रही थी कि 1860 के दशक में जो है वीवर्स के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें जो है अब अच्छी क्वालिटी की कॉटन जो है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हुआ और अमेरिका से कॉटन की जो सप्लाई है वो बंद हो गई, तो ब्रिटेन जो है भारत से रॉ कॉटन मांगने लगा। भारत से रॉ कॉटन के एक्सपोर्ट में इस बढ़ोतरी से जो है उसकी कीमत आसमान छूने लगी, जिससे इंडियन वीवर को जो है अब कॉटन आसानी से नहीं मिल पा रहे थे और उन्हें जो है अब मनमानी कीमत पर रॉ कॉटन खरीदनी पड़ती थी। ऐसे सिचुएशन में वीविंग के सहारे जो है पेट पालना संभव नहीं था। तो हम देख सकते हैं कि वीवर्स के पास जो है परेशानी एक एक करके आती ही जा रही थी। आगे जाके 19वीं सेंचुरी के आखिर में वीवर्स और क्राफ्ट पीपुल के सामने जो है एक और समस्या आ गई। अब जो है इंडियन फैक्ट्रीज में भी प्रोडक्शन होने लगा और बाजार जो है वो मशीनों की बनी चीज़ों से फ्लडेड था, मतलब काफ़ी लार्ज नंबर में मार्केट में था। तो चलिए देखें कि फैक्ट्रीज के आ जाने से और क्या क्या देखने को मिला। तो बॉम्बे में जो है फर्स्ट कॉटन मिल 1854 में आई और 2 साल बाद जो है उसमें प्रोडक्शन होने लगा और 1862 तक जो है वहां ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। उनमें 94,000 जो है स्पिंडल्स थी और 2,150 जो है लूम्स थी। उसी समय बंगाल में जो है जूट मिल्स खुलने लगी और वहां जो है देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी जो है 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उधर नॉर्थ इंडिया में जो है एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद ही अहमदाबाद की पहली कॉटन मिल भी चालू हो गई और आगे जाके 1874 तक जो है पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल जो है वो मद्रास में प्रोडक्शन करने लगी। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो इंडस्ट्रीज थे ये कौन लगा रहा था, उनके लिए कैपिटल जो है कहाँ से आ रही थी
और मिलों में जो है काम करने वाले कौन थे? तो चलिए इन सारे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो अब हम सबसे पहले अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देश के डिफरेंट रीजन में तरह तरह के लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे थे। आइए देखें कि ये कौन लोग थे। तो ये बहुत सारे जो बिजनेस ग्रुप का हिस्ट्री है ये चाइना के साथ ट्रेड के जमाने से ही चला रहा था। जैसा कि हमने पिछले साल के बुक में पढ़ा था कि 18वीं सेंचुरी के आखिर से ही जो ब्रिटिश हैं वे ओपियम का जो एक्सपोर्ट है वे चाइना को करने लगे थे और उसके बदले में जो है वे चाइना से टी जो है खरीदते थे जो फिर इंग्लैंड जाती थी। इस ट्रेड में बहुत सारे जो इंडियंस हैं वे जूनियर प्लेयर्स बन गए थे। वे जो हैं पैसा उपलब्ध कराते थे, सप्लाई का ध्यान रखते थे और कंसाइनमेंट को जो है जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। ट्रेड में पैसा कमाने के बाद जो है उनमें से कुछ बिजनेसमैन भारत में इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज जो है डेवलप करना चाहते थे। इसी तरह बंगाल में जो है द्वारकानाथ टैगोर ने चाइना के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और उसके बाद जो है वे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करने लगे, जिसके फलस्वरूप 1830s और 1840s के बीच में जो है 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज जो है लगा दी गई। लेकिन 1840 के दशक में आए वाइडर बिजनेस क्राइसिस में और के साथ साथ टैगोर इंटरप्राइज भी जो है बैठ गया, मतलब कि डूब गया। लेकिन 19वीं सेंचुरी में चाइना के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे जो ट्रेडर थे वे सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट भी साबित हुए। बॉम्बे में डिनसॉ पेटिट और आगे चल के देश में ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवान जी टाटा जैसे पारसियों ने जो है पार्टली चाइना से एक्सपोर्ट करके और पार्टली इंग्लैंड को रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करके पैसा कमा लिया था। उधर 1917 में जो है कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी बिजनेसमैन सेठ हुकुमचंद ने भी चाइना के साथ व्यापार किया था। यही काम फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जीडी बिरला के पिता और दादा ने किया था। तो हम देख सकते हैं कि चाइना के साथ व्यापार में बहुतों को बहुत फायदा हुआ और उनमें से जो है कुछ बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने। अब हम देखेंगे कि उन्होंने जो है कैपिटल कैसे एक्युमुलेट किया। तो कैपिटल इकट्ठा करने के लिए अन्य जो ट्रेड नेटवर्क थे उसका सहारा लिया गया। मद्रास के कुछ मर्चेंट जो थे वे बर्मा के साथ व्यापार करते थे, जबकि कुछ के जो है मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका में लिंक थे। इनके अलावा भी कुछ कमर्शियल ग्रुप थे, लेकिन वे जो है एक्सटर्नल ट्रेड में सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए थे। वे जो है भारत में ही ऑपरेट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाते थे, इंटरेस्ट पर पैसा देते थे, एक शहर से दूसरे शहर में जो है पैसा पहुंचाते थे और इन सब के अलावा भी ट्रेडर को फाइनेंस करते थे। इसके बाद जब इंडस्ट्रीज में जो है इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज आए तो उनमें से बहुतों ने जो है फैक्ट्रियां लगा दी। आगे जाके जैसे जैसे इंडियन ट्रेड पर जो है कॉलोनियल रूल का शिकंजा कसता गया वैसे वैसे इंडियन मर्चेंट के लिए जो है जगह लिमिटेड होती गई। उनका गुड्स जो तैयार था उसको यूरोप में बेचने से रोक दिया गया और अब वे मोस्टली रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन्स जैसे कि रॉ कॉटन, ओपियम, वीट और इंडिगो इन सब का एक्सपोर्ट ही कर सकते थे जिनकी ब्रिटिश को जरूरत थी। आगे जाके धीरे धीरे उन्हें शिपिंग बिजनेस से भी बाहर ढकेल दिया गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो हैं इनफैक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज के लार्ज सेक्टर को कंट्रोल करती थी। उनमें से 3 बड़ी कंपनियां थीं, बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी। ये एजेंसीज जो हैं वो कैपिटल को जुटाती थी, उसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज को जो है सेटअप करती थी और मैनेज करती थी। ज़्यादातर मामलों में इंडियन फाइनेंसर जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करवाते थे, जबकि यूरोपियन एजेंसी जो हैं वे सारी इन्वेस्टमेंट करती थी और बिजनेस डिसीजन लेती थी। यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रीज का जो है अपना एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स था जिसमें इंडियन बिजनेसमैन को जो है अलाउ नहीं किया जाता था।
तो ये तो हमने देखा कि अर्ली एंटरप्रेन्योर्स जो हैं कौन थे और पैसा जो है कहां से जुटाते थे। अब हम बात करेंगे वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, मतलब मजदूर जो है कहां से आए। तो फैक्ट्रियां होंगी तो मजदूर भी होंगे ही। तो जब फैक्ट्रियों का जो है एक्सपेंशन हुआ तो वर्कर्स की मांग बढ़ने लगी। 1901 में 5,84,000 वर्कर्स जो हैं वो इंडियन फैक्ट्रीज में काम करते थे और 1946 तक जो है ये नंबर बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो वर्कर्स थे कहां से आए। तो जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल रीजन के वर्कर्स थे वे आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आते थे। जिन पीजेंट्स और आर्टिसंस को जो है कोई काम नहीं मिलता था गांव में, वे जो है इंडस्ट्रियल सेंटर की तरफ जाने लगते थे। 1911 में बॉम्बे के कॉटन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले 50% से ज़्यादा जो वर्कर्स थे वे पास के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आए थे। वहीं कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर जो हैं वो कानपुर जिले के ही गांवों से आते थे। अक्सर मिल वर्कर्स जो हैं वे बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे जब भी फसलों की कटाई या त्योहारों का समय आ जाता था। बाद में जब नए कामों की खबर जो है वो फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यूनाइटेड प्रोविंस के लोग बॉम्बे के टेक्सटाइल मिल और कलकत्ता के जूट मिल में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। फिर भी नौकरी पाना जो है हमेशा मुश्किल था। हालांकि जो मिलों का नंबर है वो बढ़ता जा रहा था और वर्कर्स की मांग भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो नौकरी चाहने वालों का नंबर था वो जो है एक्चुअल नौकरी के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहता था। इसके अलावा मिलों में जो एंट्री है वो भी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड रहती थी। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो नए मजदूरों की भर्ती के लिए अक्सर एक जॉबर रखते थे। अक्सर ये जो जॉबर है ये पुराना और ट्रस्टेड वर्कर होता था। वह जो है अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में सेटल होने के लिए मदद कर देता था और मुसीबत में जो है पैसे से मदद भी करता था। इस प्रकार जॉबर जो है एक ऐसा आदमी था जिसके पास अथॉरिटी भी थी और पावर भी। यही कारण है कि बाद में जॉबर जो है मदद के बदले पैसे और गिफ्ट की मांग करने लगे और मजदूरों की जो जिंदगी है उसको कंट्रोल करने लगे। समय के साथ फैक्ट्री वर्कर्स की जो नंबर है वो बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में जो है उनका प्रोपोर्शन बहुत ही छोटा था। तो ये तो हमने देखा कि मजदूर जो है कहाँ से आए। अब हम बात करेंगे द पिक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की खासियत को देखेंगे। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो कि इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर डोमिनेट करती थी, वो जो है सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स में ही इंटरेस्टेड थी। उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन को एस्टेब्लिश किया और माइनिंग, इंडिगो और जूट में इन्वेस्ट किया। इनमें से ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट थे जिनकी भारत में बेचने के लिए नहीं बल्कि प्राइमरली जो है एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत थी। आगे जाकर 19वीं सेंचुरी के आखिर में जब इंडियन बिजनेसमैन इंडस्ट्री जो है लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर से बनी चीज़ों से कंपटीशन नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश गुड्स में जो धागा था, मतलब कि जो यार्न होता है, वो बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए भारत के शुरुआती कॉटन मिलों में जो है फैब्रिक की बजाय मोटे कॉटन यार्न से ही बनाए जाते थे और जब भी जो है यार्न मतलब कि धागा को इंपोर्ट किया जाता था तो वो भी सुपीरियर वैरायटी का। और जो यार्न जो है इंडियन शिपिंग मिल में प्रोड्यूस होता था वो या तो हैंडलूम वीवर्स के द्वारा यूज किया जाता था या फिर चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। आगे जाके 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में बहुत सारे चेंजेस ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न को अफेक्ट किया। जब स्वदेशी मूवमेंट को मोमेंटम मिलने लगी तो नेशनलिस्ट ने जो है विदेशी कपड़े के बॉयकट के लिए प्रेरित किया। इंडस्ट्रियल ग्रुप भी जो हैं अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को बचाने के लिए ऑर्गेनाइज हो गए और उन्होंने जो है गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया ताकि टैरिफ प्रोटेक्शन को जो है इंक्रीज किया जाए और साथ ही साथ कुछ कंसेशन जो हैं ग्रांट किए जाएं।
उधर 1906 के बाद चाइना भेजे जाने वाले इंडियन यार्न का जो एक्सपोर्ट था उसमें भी कमी आने लगी, क्योंकि अब चाइनीज मार्केट में जो है चाइनीज और जापानीज मिल के जो प्रोड्यूस थे वे जो है छा गए। फलस्वरूप इंडिया के जो इंडस्ट्रीज थे वे यार्न से क्लॉथ प्रोडक्शन पर शिफ्ट हो गए और इन सब के चलते जो है 1900 से लेके 1912 के बीच में जो कॉटन पीस गुड्स का प्रोडक्शन था वो इंडिया में डबल हो गया। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तो ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार तक स्लो रहा, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार ने जो है एक बिल्कुल ही नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश मिल जो है आर्मी की जरूरत को पूरा करने के लिए वार प्रोडक्शन में बिजी थी, इसलिए मैनचेस्टर इंपोर्ट जो है वो इंडिया में डिक्लाइन कर गया और सडनली जो है इंडियन मिल को रातों रात सप्लाई के लिए मार्केट मिल गया। जब वार जो है लंबी खिंची तो इंडियन फैक्ट्रीज को जो है वार नीड की सप्लाई को पूरा करने के लिए बुलाया गया और वो वार नीड्स थी जूट बैग्स, आर्मी यूनिफॉर्म के लिए क्लॉथ, टेंट्स, लेदर बूट्स, हॉर्स और भी ऐसे बहुत सारे आइटम्स। इन सप्लाई को पूरा करने के लिए नए फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया और जो पुराने थे वे मल्टीपल शिफ्ट में चलने लगे, जिससे बहुत सारे मजदूरों को जो है काम पर रखा गया और प्रत्येक को जो है पहले से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। इन सब की वजह से जो है वार के दौरान जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो तेजी से बढ़ा, लेकिन जब वार जो है खत्म हुआ तो इंडियन मार्केट में मैनचेस्टर को पहले वाली जो पोजीशन थी वो कभी हासिल नहीं हो पाई। मॉडर्नाइज न कर पाना और अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण जो है ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो चूर चूर हो गई, मतलब कि कमजोर पड़ गई। इसके अलावा कॉटन प्रोडक्शन जो है वो कोलैप्स कर गई और जो एक्सपोर्ट हो रहा था कॉटन क्लॉथ का ब्रिटेन से उसमें बहुत ही तेजी से गिरावट आई। कॉलोनीज के अंदर ही जो लोकल इंडस्ट्रीज थे उन्होंने अपने पोजीशन को मजबूत कर लिया और विदेशी सामानों को हटाकर घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसने जो है इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी उसको बूस्ट दे दिया। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। अब हम जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो दबदबा था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो युद्ध के बाद जो है फैक्ट्री इंडस्ट्री में लगातार बढ़ोतरी हुई, लेकिन इकोनॉमी में जो है लार्ज इंडस्ट्रीज का जो हिस्सा था वो बहुत ही छोटा था। उनमें से ज्यादातर मतलब लगभग 67% वह जो है 1911 में बंगाल और बॉम्बे में स्थित था। बाकी के पूरे देश में जो है वह स्मॉल स्केल प्रोडक्शन का ही दबदबा था। यही कारण है कि रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स का जो है बहुत ही कम प्रोपोर्शन काम करता था, जो कि 1911 में 5% था और 1931 में जो है ये 10% था। बाकी के जो वर्कर्स थे वे गली मोहल्ले में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और हाउसहोल्ड यूनिट में काम करते थे। इनफैक्ट कुछ मामलों में तो 20th सेंचुरी के दौरान हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन में जो है एक्सपेंशन हुआ। यही बात जो है हैंडलूम सेक्टर पर भी लागू होती है। उधर सस्ते मशीन मेड थ्रेड ने जो है स्पिनिंग इंडस्ट्री को तो खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद वीवर्स जो है किसी तरह सरवाइव कर गए। आगे जाकर 20th सेंचुरी में जो है हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन में लगातार सुधार हुआ और 1900 से लेके 1940 के बीच में जो है यह 3 गुना हो चुका था। तो अब यह सवाल उठता है कि यह जो है कैसे हुआ। यह जो है पार्टली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण हुआ। वहीं हैंडीक्राफ्ट पीपुल को जो है न्यू टेक्नोलॉजी अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती अगर कॉस्ट में जो है बहुत ज्यादा बढ़ोतरी ना हो और वह जो है प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर दे। इसलिए 20th सेंचुरी के दूसरे दशक तक मतलब दूसरे डिकेड तक आते आते हम जो है ऐसे वीवर्स को देखते हैं जो फ्लाइट शटल वाले लूम्स को इस्तेमाल करते थे। ये जो फ्लाइट शटल है ये रस्सियों और पुलियों के जरिए जो है चलने वाला एक डिवाइस है जिसका वीविंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है।
फ्लाइट शटल के इन्वेंशन से अब वीवर्स को जो है लार्ज लूम्स को ऑपरेट करना और वाइड पीस ऑफ क्लॉथ को जो है वीव करना पॉसिबल हो गया। तो इसके आने से जो है पर वर्कर जो प्रोडक्टिविटी था वो इंक्रीज हो गया। इसके अलावा प्रोडक्शन जो है वो तेज हुआ और लेबर डिमांड में जो है कमी आई। फलस्वरूप 1941 तक जो है भारत में 35% से ज़्यादा हैंडलूम में जो है फ्लाइट शटल लगे होते थे। वहीं त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, इन सब रीजन्स में जो है इसका प्रोपोर्शन 70 से 80% तक था। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिनसे वीवर्स को जो है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में मदद मिली। हालांकि मिलों के साथ मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ वीवर्स जो हैं वो औरों से बेहतर स्थिति में थे। इन्हीं में से कुछ वीवर्स जो हैं वो मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ जो हैं वो फाइनर वेराइटीज के बनाते थे। मोटे कपड़े जो हैं वो मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उसकी जो मांग थी उसमें भारी उतार चढ़ाव आते थे। खराब फसल मतलब कि बैड हार्वेस्ट और फैमिन के समय जो है जब गांव के गरीब के पास जो है खाने को कुछ नहीं होता था और इनकम के साधन खत्म हो जाते थे, तो वे जो है कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। वही दूसरी तरफ फाइनर वैरायटीज के जो कपड़े थे उसकी मांग जो है वह खाते पीते घर के लोगों में ज़्यादा थी और उसमें जो है उतार चढ़ाव कम आते थे, क्योंकि जब गरीब जो है भूख से मर रहे होते थे तब भी अमीर जो है कपड़ा खरीद सकते थे। और फैमिन से जो है बनारसी या बालूचरी जो साड़ी है उसके बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जैसा कि हम देख चुके हैं कि मिल जो है वो स्पेशल टाइप की बुनाई की कॉपी नहीं कर सकता था, जैसे बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ी या मद्रास की फेमस लुंगी और हैंडकरचीफ्स। इन सब की जगह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 20th सेंचुरी में भी प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे वीवर्स और अदर क्राफ्ट पीपुल जो थे उन्हें हमेशा फायदा ही हो रहा था। उनकी जिंदगी जो है वो बहुत ही कठोर थी। उन्हें जो है दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार जैसे कि बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी जो हैं प्रोडक्शन में किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाते थे। लेकिन ये जो हैं फैक्ट्रियों के एज में पास्ट के बस बचे खुचे लोग जैसे नहीं थे, बल्कि उनका लाइफ और लेबर जो है वो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। तो ये तो हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में देखा। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है मार्केट फॉर गुड्स। तो अब हम देखेंगे कि जब नई चीजें बनती थी तो लोगों को जो है उन्हें खरीदने के लिए कैसे प्रेरित किया जाता था। चलिए देखते हैं। तो हम देख चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह से इंडियन वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो है उसका विरोध किया। इसके अलावा टैरिफ प्रोटेक्शन के लिए डिमांड किया, अपने लिए जगह बनाई और अपने प्रोड्यूस को जो है मार्केट में फैलाने का प्रयास किया। तो हम जानते ही हैं कि जब नई चीजें जो है बनती हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को जो है लगना चाहिए कि उन्हें जो है इस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो चलिए देखें कि इसके लिए क्या किया गया। तो नए कंज्यूमर को पैदा करने का एक तरीका तो एडवर्टाइजमेंट है, मतलब विज्ञापन है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रोडक्ट्स को डिजायरेबल और नेसेसरी बना लेते हैं। वे जो हैं लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें जो हैं पैदा कर देते हैं। आज हम जो है एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट ही छाए हुए हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविज़न स्क्रीन, सब जगह जो है एडवर्टाइजमेंट ही छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत से ही प्रोडक्ट्स को मार्केट में फैलाने में
और एक न्यू कंज्यूमर कल्चर रचने में भी अपनी भूमिका निभाई है। तो जब मैनचेस्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया था तो वे जो है कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा जो है यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम और प्रोडक्ट्स की बनने की जगह का जो है पता चल जाता था। लेबल ही चीजों की क्वालिटी का प्रतीक भी था। लेबल का इंपॉर्टेंस का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में जो है मेड इन मैनचेस्टर दिखाई देता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। लेकिन लेबलों पर जो है सिर्फ वर्ड्स और टेक्स्ट ही नहीं होते थे, उन पर इमेजेस भी बनी होती थी जो अक्सर बहुत ही सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो हमें जो है पुराने मैन्युफैक्चरर की सोच, उनके कैलकुलेशंस और लोगों को जो है अपील करने का उनके तरीके का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए देखें कि इंडिया में जो है कैसे इमेजेस लगाते थे वे लोग। तो इन लेबल पर जो है भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें अक्सर ही होती थी। देवी देवताओं की इमेज के बहाने ये दिखाने की कोशिश करते थे कि भगवान भी चाहते हैं कि लोग जो हैं उस चीज को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की इमेजेज का फायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज भी जो है भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। वहीं 19वीं सेंचुरी के आखिर में मैन्युफैक्चरर जो है अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए कैलेंडर्स को जो है छपवाने लगे थे, क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन में तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर जो है उनको भी समझ में आ जाते थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। चाय की दुकानें हों या पुअर पीपल का घर हो, इसके अलावा ऑफिसेज हों या मिडिल क्लास अपार्टमेंट हो, हर जगह जो है ये कैलेंडर लटके रहते थे। जो भी जो है इन कैलेंडर को लगाते थे वे एडवर्टाइजमेंट को भी हर रोज पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडर्स में भी नए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भगवान की तस्वीर होती थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान की तस्वीर होती थी, इनकी तरह ही इंपॉर्टेंट पर्सन्स, एम्पेरर और नवाबों की तस्वीरें भी एडवर्टाइजमेंट और कैलेंडर्स पर खूब इस्तेमाल होती थी। इनका मैसेज जो है अक्सर ये होता था कि अगर आप इस रॉयल फिगर का रिस्पेक्ट करते हैं तो इस प्रोडक्ट का भी रिस्पेक्ट कीजिए। इसके अलावा ये भी मैसेज देना चाहते थे कि अगर इस प्रोडक्ट को राजा जो है इस्तेमाल करते हैं या उसे राजा के कमांड से बनाया गया है तो उसकी क्वालिटी पर जो है सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। तो वे जो है इस तरह एडवर्टाइजमेंट करते थे। वहीं दूसरी ओर जब इंडियन मैन्युफैक्चरर ने एडवर्टाइजमेंट बनाए तो उनमें नेशनलिस्ट मैसेज जो है साफ दिखाई देता था। इनके थ्रू ये कहना चाहते थे कि अगर आप नेशन की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये एडवर्टाइजमेंट स्वदेशी के नेशनलिस्ट मैसेज के व्हीकल बन गए थे और इनके थ्रू नेशनलिस्ट जो है अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाते थे। तो ये तो हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट की मदद से कैसे प्रोडक्ट को जो है पॉपुलराइज किया जाता है। अब फाइनली हम लास्ट में जो है कंक्लूजन की बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रीज के एज में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आए, फैक्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, नई इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स जो है अस्तित्व में आई। हालांकि जैसा कि आपने देखा है इस एज में हैंड टेक्नोलॉजी और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन भी इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। तो इस कंक्लूजन के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।